हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था स्टाफिंग। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियोस अच्छा लगेंगे। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्टिंग, जो हमारा 7th चैप्टर है 12th क्लास का BST। ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारे MCQs भी आते हैं एग्जाम से में। ठीक है। तो यह इस चैप्टर का हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपसे कहीं से भी MCQs के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्टिंग, और हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस डायरेक्टिंग के एंड इट्स के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकेंड वन इज मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन में ही एक थ्योरी आता है, मास्लो थ्योरी, जो मोटिवेशन से रिलेटेड ही होता है। एंड थर्ड क्या आता है एलिमेंट्स में, लीडरशिप। एंड फोर्थ वन में क्या आता है, कम्युनिकेशन। ठीक है। और ये जितने सारे भी टॉपिक हम लोग का है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर होने वाला है। और ये 12th के साथ साथ मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मास्टर्स जो MCOM करेंगे उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूरा टॉपिक आप लिख के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसी तरह से हैंड राइटिंग नोट्स आपको भी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़िए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिंग आखिर में होता क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है। डायरेक्टिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, निर्देशन। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है डायरेक्टिंग का। ठीक है। देखिए, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, नाम तो आप लोग सभी सुने होंगे। डायरेक्टिंग का मतलब क्या, निर्देशन, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को बताना कोई चीज़ करने के लिए। तो क्या बोला गया, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन बोल दीजिए, ठीक है, गाइडिंग बोल दीजिए, या फिर मोटिवेटिंग बोल दीजिए। मतलब किसी को कोई काम करने के लिए कोई चीज़ बताना ही क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। मतलब कोई काम कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ ही क्या कहलाते हैं, डायरेक्टिंग कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू, क्या है डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग रेफर्स टू टेलिंग पीपल, मतलब कि इसमें लोगों को बताया जा रहा है व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, बता दिया गया। देन क्या किया जाता है, एंड सीइंग दैट, और देखा जाता है दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब यही है कि उसको काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ बताई जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पोटेंशियल के अनुसार उस काम को कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को क्या बोला गया, डायरेक्टिंग बोला गया। तो सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि डायरेक्टिंग क्या होता है, तो आप लोग बोलना है डायरेक्टिंग रेफर्स टू टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब वो अपनी क्षमता के अनुसार उस काम को सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इसी को क्या बोला गया, डायरेक्टिंग बोला गया। अब देखते हैं डायरेक्टिंग एक्चुअली में फीचर्स से पता चल जाए कि और डिटेल मतलब डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टिंग जो होता है ये मैनेजरियल फंक्शन होता है। ज़ाहिर सी बात है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने का काम, गाइड करने का काम कौन करता है, मैनेजर ही कर रहा होता है। अब एम्प्लॉयज़ तो किसी को गाइड करेगा नहीं कि मैनेजर को कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन, डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है। पहला तो चीज़ ये हो गया। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब क्या, कि क्या किसी एम्प्लॉयज़ को एक बार समझाने के बाद क्या वो साल भर अपने से काम कर लेगा, नहीं। मतलब उसको समय समय पर हमेशा चीज़ें बतानी पड़ती है कि आज आपका काम क्या है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किससे काम करवाना है। वो सारी चीज़ वो क्या होता है, कंटिन्यूअस वे में होता है। ठीक है। तो टाइम टू टाइम उसको बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है, इसलिए इसको क्या बोला गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया। क्लियर है। थर्ड वन क्या है, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब ये डायरेक्टिंग हर जगह अवेलेबल है, हर जगह कहीं ना कहीं अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चल जाओ, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओ, ये सभी जगह डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं अवेलेबल है। कहीं जाहिर सी बात है, जो ओनर होते हैं उनको पता होता है कि हमको गोल्स क्या अचीव करना है, हमारा गोल्स क्या होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग लोग, मैनेजर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उसको चीज़ें बताते हैं। ठीक है। तो वो किसी भी फील्ड में, हॉस्पिटल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी, तो ये ऑल परवेसिव है। डायरेक्टिंग का काम कहीं ना कहीं सभी जगह अवेलेबल होता है। ठीक है। जैसे हम बिजनेस की बात करें तो फिनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
सेल्स डिपार्टमेंट, उन सारी चीज़ों में क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, परवेसिव फंक्शन बोला गया। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ह्यूमन सेंटर्ड एक्टिविटी। अब ये जो डायरेक्टिंग का काम है ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड। मतलब हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है उसको हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ह्यूमन सेंटर्ड एक्टिविटी। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके ही इर्द गिर्द हम लोग क्या करते, काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब जाहिर सी बात है ये जो डायरेक्टिंग का काम है क्या है, किससे रिलेटेड, आपके काम करने से रिलेटेड है कि आपने आज कितना काम किया, क्या काम किया, कैसे किया। ठीक है। तो वो सारी चीज़ परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है कि आपको आज ये काम करना है। ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है, डायरेक्टिंग एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ है। कोई भी काम करने के लिए ही डायरेक्टिंग करता है, बैठने के लिए डायरेक्टिंग नहीं किया जाता है। ठीक है। एंड लास्ट वन, इनिशिएटिव एक्शन। अब सपोज कीजिए कि हम लोग ने फंक्शंस पढ़ रहे थे किसके, मैनेजमेंट के, तो प्लानिंग कर लिए थे। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना, फिर ऑर्गेनाइज कर दिए, सोचे हुए काम के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको अरेंजमेंट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फिर जो अरेंज किए उस काम, मतलब जो भी अरेंजमेंट किया उसको काम को करने के लिए हमको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उसमें स्टाफिंग कर लिए। क्या अभी तक हमारा काम स्टार्ट हुआ है, नहीं। तो काम को स्टार्ट करने के लिए मतलब इनिशिएट एक्शन, मतलब काम जहाँ से शुरू होता है वो डायरेक्टिंग ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनिशिएट एक्शन। ठीक है। कि काम की एक्चुअली में जो स्टार्ट होता है काम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, यही डायरेक्टिंग से शुरू होता है। इसीलिए डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टिंग, या फिर डायरेक्टिंग इज अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो आपको डायरेक्टिंग लिखना है, फिर उसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस लिख देंगे तो आपका हो जाएगा कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जो काम स्टार्ट होता है बिजनेस में वो डायरेक्टिंग से ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला गया। और ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। देन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। सोचो ना कि अगर बिजनेस में काम ही ना हो, ठीक है, तो क्या कोई बिजनेस का अस्तित्व रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो डायरेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं पॉइंट्स समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए पहला तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इनिशिएट एक्शन, मतलब काम को स्टार्ट करने के लिए ही सबसे ज़्यादा हमको डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है। अगर काम ही स्टार्ट ना होगा तो कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं, या फिर कोई भी बिजनेस का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो काम स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टिंग का ज़रूरी हो जाता है। टू इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कि समझ में आ रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप होते कि नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, तो सब में कहीं ना कहीं लोग डायरेक्टिंग कर रहे होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। और ये डायरेक्टिंग ही होता है जो सारे ग्रुप्स के एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है। सभी का कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट का टारगेट क्या रहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। तो इसीलिए ये डायरेक्टिंग ही होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल्स को इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। इसीलिए डायरेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ना था, ग्रुप एफर्ट्स को। बोले तो सारे जो अलग अलग काम कर रहे हैं उन सबको डायरेक्टिंग करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब कोई अपने मतलब से काम कर रहा होगा वो, और जिसको काम बताया जा रहा होगा कि इस तरीके से काम करो, वो कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है जिसको एक्सपीरियंस बनता है, जिसको पता होगा कि काम एक्चुअली मुझसे क्या करवाना है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम आपका फिनिशिंग करके देगा। तो कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से करना है, वो हमको बताया जा रहा है, तो हम आसानी से कर देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसको काम करने का तरीका पता चलेगा, जिससे कि उसकी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, काम करने में एफिशिएंसी आएगी। तो इसलिए भी क्या डायरेक्टिंग करना लोगों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, काम को बताना कि उसको कैसे काम करना है, क्या करना है। ठीक है। तो इसलिए भी डायरेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब किसी के भी नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, काम करने के तरीका को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए डायरेक्टिंग करना जरूरी हो जाता है। तो वही पॉइंट भी लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू फैसिलिटेट्स चेंज। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ चेंज करना है,
मतलब किसी से कोई काम करवाना है या कोई चीज़ नया चीज़ इंक्लूड हुआ है, तो उसके लिए भी डायरेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इसलिए भी ज़रूरी होता है। सपोज कोई नया टेक्नोलॉजी आया और हमारे पहले से जो एम्प्लॉयज़ है उसको पता ही नहीं कि क्या काम करना है, तो उसको डायरेक्टिंग कर देंगे, फैसले हेल्पफुल होता है, डायरेक्टिंग कर देंगे तो वो आसानी से फिर अपने अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है किस में, चेंज करने में कोई भी चीज़। फिफ्थ पॉइंट का इनहैंस टीम वर्क। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा होगा डायरेक्ट करने वाला, एक होगा काम करने वाला, एक होगा काम करवाने वाला। तो दोनों में जब आपस में कोऑर्डिनेट करके बातचीत करके काम करेंगे तो काम तो एक अच्छा होगा। ठीक है, और टीम वर्क दिखेगा। टीम वर्क मतलब कैसे कि आपस में लोग मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत ही अच्छे से होगा, बेटर वे में होगा और टाइम पे ख़त्म होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इसको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि ये काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा, तो ये बता दिया जाएगा। तो हमारा टीम वर्क में भी इन्हांसमेंट होता है, कैसे, डायरेक्टिंग के ही थ्रू। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ करने का मतलब क्या, कि उसको पता होता है कि हमको कोई चीज़ में हम फंसे तो हमको बताने वाला सामने है। ठीक है, हम उनसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ भी क्या रहता है, मोटिवेट्स रहता है कि नहीं, हमको काम में अगर कहीं भी हमको दिक्कत है तो हमको पूछने के लिए सामने बंदा बैठा है, आराम से हम पूछ लेंगे और अपना काम अच्छे से कर लेंगे। और कहीं ना कहीं भी फंसे तो हमको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी लोग अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ क्या रहते हैं, मोटिवेट्स करते हैं और अपने काम को करने में 110% लगाते हैं, अपना बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इसलिए भी डायरेक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सोचिए ना, अगर कोई भी काम में हम फंस गए, हमको बताने वाला कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो कोई को भी अपना काम जब सही से नहीं कर पाएगा तो फ्रस्ट्रेट होगा, वो काम करना ही नहीं चाहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ख़राब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4। याद कर लीजिए, डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4। एक होता है सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेशन, थर्ड वन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो 4 आपको याद रखना है, नंबर में पूछ लेगा, या फिर इसमें से 3 दे देगा, एक रहेगा ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन। तो आपको याद रहेगा तब तो आप टिक आउट कीजिएगा ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कितने होते हैं, 4। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब ये सुपरविजन होता क्या है, तो हम एक ब्रीफ में बताते हैं, फिर हम लोग तो डेफिनेशन से पढ़ेंगे। सुपरविजन का मतलब, सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, सुपरविजन कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से, सुपर प्लस विजन। तो किसी जो भी बंदा काम कर रहा था उसके काम को अच्छे तरीके से देखना कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको इंस्पायर करना अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उसी को मोटिवेशन बोलते हैं। मतलब उसको कोई लक्ष्य देना, कोई ऐसा टॉपिक देना या ऐसा विषय देना जिससे कि वो उस काम को करने के लिए क्या उत्सुक रहे, हमेशा क्या रहे, क्यूरियोसिटी में रहे कि हमको इस काम को करना ही करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत तरीके का हो सकता है, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब एक सामने से लीड करने वाला होना चाहिए। किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो हमारे पास लीडर अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉर्ट आउट करने के लिए लीडर अवेलेबल है। फिर होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरे तक बताना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब आप एक्सप्रेस करते चीज़ों को, अपने फीलिंग को, अपने लैंग्वेज को दूसरे से, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो ये कम्युनिकेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एलिमेंट्स है किसके, डायरेक्टिंग के। अब देखते हैं एक एक पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सुपरविजन क्या होता है, देखिए सुपरविजन का डेफिनेशन समझते हैं। सुपरविजन क्या है, सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपीरियर। इसका मतलब सिंपल से ये सुपरविजन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ओवरसीइंग मतलब देखा जाता है क्या, कि उसके सबऑर्डिनेट, द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय देयर सुपीरियर, मतलब कि जो भी उसके सीनियर है
अपने से जूनियर का काम को देखता है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। मतलब समझिए ना कि हमको कोई एम्प्लॉयज़ को हम कोई काम दे दिए, वो अपना काम सही से कर रहा है या फिर नहीं, उसका सीनियर देखता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुपरविज़न बोलते हैं। ठीक है, उसके काम को अच्छे तरीके से देखना कि वो काम सही से कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सुपरविज़न बोलते हैं। अब देखिए ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, मतलब कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको गाइड करना, इंस्ट्रक्टिंग बताना, मॉनिटरिंग देख रेख करना, एंड इवेल्युएटिंग कि वो अपना काम सही से कर रहा है या फिर नहीं, द इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो काम अपने सही से कर रहा है या फिर नहीं, यही चीज़। टू इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड एज पर प्लान, मतलब कि यही कि जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को जो काम दिए हैं और जैसे काम करने के लिए बोले हैं वैसे ही काम वो कर रहा है कि नहीं, इसी चीज़ को देखना क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है, सिंपल वे में। क्लियर है? देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक ऑथर का डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू कुंटस एंड ओडोनेल बोला है क्या, सुपरविजन इज द गाइडेंस ऑफ द वर्क। क्या बात है, सुपरविजन क्या है कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि वो अपना काम सही से कर रहा है फिर। तो सुपरविजन इज द गाइडेंस ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स that is frequently combined with the authority to inspect and evaluate their work। सिंपल सा लैंग्वेज में यही है कि जो भी उसके सीनियर के द्वारा काम दिया गया है, जिस तरीके से बोला गया काम करने को, वो उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है या फिर नहीं, इसी चीज़ को देखना ही क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है 12th स्टूडेंट के लिए। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तब ऑथर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। 12th के लिए थोड़ा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन, आ जाएगा तो आपको याद रखना है सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है सुपरविजन करना। ठीक है, देखते हैं एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। आपके लिए 5 पॉइंट जरूरी है। अगर आपको एक्चुअली 5 पॉइंट डील करना होता है 12th स्टूडेंट के लिए। तो देखते हैं सुपरविजन करना क्यों ज़रूरी है। इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, काम दिए हैं, वो काम हो रहा है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इस सुपरविजन के थ्रू ही पता चलेगा। तो मतलब इंश्योरिटी प्रोवाइड करना, सुनिश्चित करना है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दिए वो काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन, तो वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़। इसलिए सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जिस बंदे को काम दिए हैं तो वो रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, या फिर वेस्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए भी सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उसको वो सही तरीके से यूज कर रहा है या कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, मेंटेन डिसिप्लिन। अब जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर बंदा क्या है, देख रहा है कि आप अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं, तो क्या आप डिसिप्लिन से काम करोगे कि नहीं, बिल्कुल करोगे। आप प्रॉपर अपना काम सही टाइम पे करोगे, इधर उधर फकैते नहीं करोगे, ठीक है, इधर उधर बातचीत नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र जो होता है, ठीक है, सुपरवाइज़र जो होता है वो मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, कि सब वर्कर्स अपना काम समय पर करें, सही तरीके से करें, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए सुपरविज़न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। याद रखना, सुपरविज़न करने का काम कौन करता है, सुपरवाइज़र। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, याद है कौन से लेवल्स में सुपरवाइज़र होता है, ये आप कमेंट कीजिएगा कि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब जाहिर सी बात है, जब सुपरवाइज़र होगा किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर वर्कर्स के साथ, तो सभी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपना काम सही तरीके से करेंगे। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो वो पूछ सकता है अपने सुपरवाइजर से, तो उसके परफॉर्मेंस में भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, वो चीज़ों को सही तरीके से करेगा। ठीक है, तो इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोवाइड फीडबैक एंड मोटिवेशन। अब कोई भी एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, शाबाशी देंगे, चलो तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है, मोटिवेशन देंगे कि तुम अपने टारगेट को अचीव करोगे तो तुमको बोनस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको मोटिवेट रखना, उस काम में लगन, मतलब काम करने के लिए हमेशा उत्तेजित रखना कि वो आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से तरीके से कर रहे हो, बेस्ट, मतलब उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा सुपरविजन क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है।
सिक्स पॉइंट क्या है, मेंटेन यूनिटी अमंग वर्कर्स। अब जाहिर सी बात है, जब सुपरवाइज़र होता है वहाँ पे देख रेख करता है, ठीक है, तो सभी वर्कर्स अपना काम क्या करेंगे, सही तरीके से करेंगे, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो आपस में लोग मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेंटेन रखना क्या, डिसिप्लिन, या फिर वर्कर्स के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए सुपरविजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या, कि जो आपस में वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है या फिर एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र है, उन दोनों के बीच का आपस में बातचीत करना क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझने लगते हैं। तो जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो उन दोनों का क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को आसानी से समझ में आएगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस है, या फिर नीड्स ऑफ सुपरविज़न भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो ये पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा मोटिवेशन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, मोटिवेशन। देखते हैं, टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है, देखते हैं दूसरा एलिमेंट। तो मोटिवेशन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन किया जा सकता है एज इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वर्कर के, उसको इंस्पायर करना, ठीक है, उसके मन में ये लाना कि वो अपना काम बेस्ट तरीका से कर सकता है, वो अपना 110% पोटेंशियल यूज कर सकता है इस काम को करने में, ठीक है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है कि वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है। इस तरह से मोटिवेशन करना, इस तरह से इंस्पायर करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। समझ में आया? होता है ना कि मतलब कि किसी को देख कर लगता है कि काश यार बंदा वैसा होना चाहिए, मतलब अपने टीचर की तरह या फिर किसी आईएएस ऑफिसर की तरह या डीएम की तरह, तो इंस्पायर होते हैं लोग, नहीं वैसा बनना है। तो वही तो मोटिवेशन कहलाता है ना, कि कोई जब आपके सामने लक्ष्य रहता है, कोई भी चीज़ आपका टारगेट रहता है, तो वही आपको मोटिवेशन रहता है कि नहीं ये करना ही करना है, ठीक है। तो उसी को मोटिवेशन बोलते हैं। देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेल यॉर्डर के द्वारा, ऑथर के द्वारा दिया गया डेफिनेशन क्या बोला, सेम चीज़ है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू एक्शन। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स है उसको इंस्पायर करना कि वो काम करे टू अचीव डिज़ायर गोल्स, जो भी उसके मन में इच्छा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो काम करने के लिए इंस्पायर करना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। एक्चुअली मोटिवेशन होता कैसा है, ठीक है, फीचर्स देखते हैं। देखिए पहला होता है साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। अब मोटिवेशन कैसा होता है, साइकोलॉजिकल, माइंड सेट से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल फेनोमेनन बोला गया, ठीक है। आप सोचेंगे वही आपका मोटिवेशन कहलाएगा, आपको कोई सोचने पे मजबूर करेगा, इंस्पायर करेगा, तो ये सब दिमाग से रिलेटेड, इसीलिए इसको क्या बोला गया, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन बोला गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि मोटिवेशन आपको तभी आएगा जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, गोल्स होगा, लक्ष्य होगा, तभी आपको पास मोटिवेशन आएगा कि ये काम हमको करने के लिए कोई काम करना है, ठीक है। अगर आपके पास गोल्स नहीं है, जैसे कि अभी आपका गोल्स क्या है कि 12th में 90% लाना, 95% लाना, ये आपका गोल्स है। तो जब आप अपने दिमाग में टारगेट रखते हो ना कि हमको इतना लाना है लाना है लाना है, तो आपसे ऑलरेडी काम होगा, ठीक है। जब आपको माइंड में चलेगा कि हमको 90% लाना है, तो आपका माइंड आपसे पूछेगा कि उस 90% लाने के लिए तुम क्या कर रहे हो और तुमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है माइंड सेट, आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, तभी आपसे दिमाग बोलेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, तो चलो पढ़ो, ठीक है। तो वही होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन कब आता है, जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल्स होता है कि हमको बेस्ट बनना है, हमको जितने सारे भी लोग अभी तक मार्क्स लाए उससे अच्छा मार्क्स लाना है, तभी आपके पास मोटिवेशन आएगा, इसी को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, कि अभी हम बोल दिए कि पढ़ना है 1 घंटा बाद फिर मोटिवेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में
क्या है, टारगेट फिट ही नहीं होता है कि हमको से होगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंसान है थक जाता है, ठीक है। तो उसको मोटिवेशन करने के लिए क्या चाहिए, उसका माइंडसेट हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हमको ये काम करना है। या फिर बहुत लोगों का अपना बहुत ही ज़्यादा गोल्स परफेक्ट होता है कि 2 ही महीना तो है, कर लेते हैं। तो ये मोटिवेशन होना चाहिए कि 2 ही महीना है, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा रेगुलर वे में इंगेज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये मोटिवेशन किसको किस चीज़ से मिलता है, ये चीज़ बताना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमको क्या पता कि तुम्हारा टारगेट क्या होने वाला है, हमको क्या पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि किसी को साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए मोटिवेशन देना किसी को क्या कहलाता है, कम होता है ना। किसी का मोटिवेशन होता है लग्जरी लाइफ जीना, किसी का मोटिवेशन होता है कि हमको सब सेलिब्रिटी बन जाएं, या फिर सभी लोग हमको जाने, सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करें। एक होता है कि हम कम से कम इतना पैसा कमा लें, वेल सेटल लाइफ जिए, आराम से जिए, ठीक है। तो अलग अलग सबका मोटिवेशन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई जान ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई इंस्पायर कर रहा है, कैसे, कि देखो बाबू, पढ़ लिख कर डीएम बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, ठीक है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, कोई चीज़ बनने के लिए आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। दूसरा तरफ ये होगा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कोई काम का नहीं है, जो मम्मी बोलती है सबको जनरली, नहीं, लड़कियां लोग कर पा रही होंगी, दिन भर मोबाइल चलाती है, तुम कोई काम पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है माँ बाप का। या फिर लड़कों के लिए कोई काम का नहीं है, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होगा, नेगेटिव मोटिवेशन है कि आप कम से कम बुरा लगे तो तुम पढ़ो, ठीक है। एट द एंड गोल्स क्या है आपका, कि आपको पढ़ाई से जोड़े रखना, अपने गोल्स को कुछ अच्छा इंसान बनाना। अल्टीमेट गोल्स दोनों का वही है। तो एक अच्छा बोलकर आपको अच्छा बनाना चाह रहा है, एक बुरा बोलकर आपको अच्छा बनाना चाह रहा है। तो यही बोला गया, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्यों ज़रूरी है मोटिवेशन। देखते हैं एक एक पॉइंट से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। मतलब कि कोई भी काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए उस बंदे का मोटिवेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मेरे मन में काम करने का इच्छा ही नहीं होगा तो क्या हमसे कोई काम करवा पाएगा, नहीं। तो हम अपने काम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, होता है ना, कोई पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन अब उसके दिमाग में गोल्स आ गया कि नहीं हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अच्छा बनना है अच्छा बनना है, तो उसको मोटिवेशन आ गया जो उसको क्या करेगा, अपने काम को बेस्ट तरीक़ा से करने के लिए इम्प्रूव करेगा। वही मोटिवेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है उसकी एफिशिएंसी को, मतलब पढ़ने की क्षमता को उसको बढ़ा देगा, क्या, मोटिवेशन। इसलिए मोटिवेशन क्या होता है, मतलब बियॉन्ड द मार्क होता है ना, कि आपका लिमिट यहाँ तक है, आपको मोटिवेशन इससे ऊपर करने के लिए क्या कर देता है, मतलब आपको समझ में आया, आपको मोटिवेट कर देता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, हुआ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन जब आपका रहेगा, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करना चाहोगे, परफेक्ट तरीके से करना चाहोगे, तो रिसोर्सेज भी क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होगा। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपका मोटिवेशन उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये चीज़ रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी क्या है, मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। अब मोटिवेशन रहेगा तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेशन ही होता है जो आपको गोल्स को अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या, हेल्प्स इन इंट्रोड्यूस चेंज। मोटिवेशन क्या करता है, आप में चेंज लाता है ना। अभी जस्ट बताएं क्या, कि अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो लेकिन आपका कोई बुराई कर रहा है, कोई इंसल्ट कर दिया, तो आपके मन में क्या आएगा कि इसको दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन ही होता है जो आप में चेंज लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। मतलब कि जब आपको कोई काम करने में मन लगता है, मोटिवेट रहते हो कि हमको ये काम करना ही करना है, तो क्या होगा, तुम उस काम को छोड़कर भागना चाहोगे या करके दिखाना चाहोगे। बिल्कुल, जिसके ईगो पे बात आता है, जो मोटिवेट रहता है बंदा, जिसको करके दिखाना होता है किसी को या खुद को इम्प्रूव करना होता है, तो वो बंदा भागता नहीं है बल्कि प्रॉब्लम का सामना करता है, ठीक है।
तो रिड्यूस होता है टर्नओवर, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर भागते हैं उस चीज़ को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। कौन? मोटिवेशन। हेल्प्स टू चेंज एटीट्यूड। सेम चीज़ है कि आपके एटीट्यूड में चेंज कौन लाता है? मोटिवेशन। पहले आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अभी क्या मोटिवेशन है आपका कि मार्क्स अगर नहीं लाए तो मेरा बैंड बज जाएगा क्लब घर पे, ठीक है, घर पे अलग, रिश्तेदार अलग बैंड बजाएंगे कि आपकी बेटी पढ़ने जाते थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, क्या आया रिजल्ट। तो इस चीज़ को क्या है, यही आपका मोटिवेशन है कि ये सब चीज़ हमको सुनना नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पापा का भी इंसल्ट होगा, आपकी मम्मा का इंसल्ट होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ने जाते होंगे तो वो अपने फैमिली को, अपने जो भी रिश्तेदार उसको बताते होंगे कि मेरी बेटी सुबह सुबह पढ़ने जाती है, ठीक है, मेरा बेटा सुबह सुबह पढ़ने जाता है। तो कहीं ना कहीं जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तो अगर आपके हाथ में है क्या कि आप रिज़ल्ट अच्छा दो और आपके पापा गर्व से कहें कि मेरी बेटी पढ़ने जाती थी और देखो इतना अच्छा रिजल्ट लाई है, वही तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स का इंसल्ट होगा। क्यों? बड़ा बोलते थे कि पढ़ने जाती है या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ने जाता है, बेटा तो आवारागर्दी करता होगा, कितना भी पढ़ते होगे तो यही चीज़ बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी इंसल्ट होने वाला है, आपके रिजल्ट से रिलेटेड है। तो आपको अभी भी जान लगा देना है, 50 दिन कम नहीं होता है। अभी आप अगर मोटिवेट रहोगे, अभी आप अपने काम को सही तरीके से करोगे, टाइम पे फिनिश करोगे, तो बहुत 50 दिन बहुत होता है आपके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और यकीन रखिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस बिलीफ रखो और पढ़ते जाओ। जो भी हम पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ में तुमको कमजोरी लग रहा है उस चीज़ को सामना करो और पढ़ने की कोशिश करो, ज़रूर तुम एक दिन अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। तो हमारे यही इंपॉर्टेंस का पॉइंट्स था जो अभी हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मास्लो मोटिवेशन पढ़ेंगे, मतलब कि अब्राहम मास्लो के द्वारा एक मोटिवेशन थ्योरी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी वीडियोस थोड़ा सा लंबे हो रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चैप्टर को ख़त्म करेंगे, वो भी 30 से 40 मिनट का वीडियो बनेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ वीडियोज़ में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ और करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, थैंक यू।